फोटोशॉप को समझाने की इस वीडियो सीरीज में अब हमारा टॉपिक आता है प्रेफरेंसेस का। हम ऑलरेडी कुछ सेटिंग्स हमारे न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स में देख चुके हैं, जैसे कि रेजोल्यूशन, कलर मोड, बिट। ये जो हमारी सेटिंग्स थी, ये सारी सेटिंग्स हमारी डॉक्यूमेंट लेवल सेटिंग्स थी। और डॉक्यूमेंट लेवल सेटिंग्स का मतलब है अगर आप इनमें कोई भी चेंज करेंगे तो वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा जिसे हम क्रिएट करेंगे। बट अब जो हम देखने वाले हैं वो है प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस हमारी सॉफ्टवेयर लेवल सेटिंग्स होती हैं जो हमारे कंप्लीट सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करती हैं और हमारे कंप्लीट सॉफ्टवेयर के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। प्रेफरेंसेस को ओपन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम एडिट मेन्यू के अंदर सबसे लास्ट में हमें मिलता है प्रेफरेंसेस। अब यहाँ पे हमें जितने भी ऑप्शंस मिल रहे हैं ये सारे हमें टैब्स की फॉर्म में प्रेफरेंसेस डायलॉग बॉक्स के अंदर मिलेंगे। तो इसके लिए हम इसमें से किसी भी एक में क्लिक कर सकते हैं, या फिर मैं अभी स्टार्टिंग करता हूँ जनरल से, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+K। इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जनरल के अंदर हमारा आता है बीप व्हेन डन। इसका मतलब ये होता है जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो नॉर्मली हमारी फोटोशॉप की फाइल थोड़ी सी साइज में बड़ी हो जाती है। इस वजह से कभी कभी एक नॉर्मल सा Ctrl+S किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने का टास्क भी थोड़ा सा टाइम ले सकता है। उस केस में जितनी देर फोटोशॉप उस टास्क को प्रोसेस करेगा, प्रोसेस खत्म होने के बाद फोटोशॉप आपको एक बार बीप देगा आपको बताने के लिए कि वहाँ पे उस काम को वो खत्म कर चुका है। इसके अलावा और भी कुछ सेटिंग्स हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई लगे तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आ रहा है ऑटो शो द होम स्क्रीन। तो इस केस में ये होम स्क्रीन को अपने आप दिखा रहा है जो अभी हमें पीछे स्क्रीन दिख रही है। अगर आप इसे अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे हमें लेगेसी स्क्रीन दिखेगी, जिसको मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आगे बढ़ते हैं, इंटरफेस में आते हैं। अगर आपको डार्क इंटरफेस पसंद है तो आप और ज़्यादा डार्क जा सकते हैं इंटरफेस में। मैं इंटरफेस को अभी चेंज नहीं करना चाहता। अगर आपको फोटोशॉप के जो फॉन्ट्स हैं वो छोटे लग रहे हो तो आप यहाँ से UI फॉन्ट साइज चेंज करके उसको मीडियम लार्ज कर सकते हैं, या इवन और स्मॉल टाइनी में जा सकते हैं। मैं इसको भी अभी नॉर्मल रखूँगा। देन अगेन आगे बढ़ते हैं सेटिंग्स में। वर्क स्पेस के अंदर भी मुझे कोई चेंज नहीं करना। टूल्स में थोड़े से चेंजेस हैं जो मैं करूँगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन ऑन है अभी जिसका नाम है इनेबल फ्लिक पैनिंग। पैनिंग अभी मैंने आपको बताया नहीं है क्या होता है, तो सबसे पहले हम एक बार देखते हैं कि पैनिंग होती क्या है। पैनिंग दिखाने के लिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ पहले, और सपोज मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को ही दोबारा ओपन करता हूँ। आप सबसे पहले जूम करेंगे किसी भी एरिया में। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पार्ट में जूम करता हूँ। जब हम बहुत ज़्यादा जूम कर लेते हैं तो पैनिंग करने के लिए हमें स्पेस बार प्रेस करना होता है और हमारा हैंड टूल आ जाता है। तो जब आप क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो स्टेप है ये पैनिंग होता है। और फ्लिक पैनिंग जो था, जो ऑप्शन अभी ऑन चल रहा है हमारी प्रेफरेंसेस में, फ्लिक पैनिंग होता है आप स्पेस बार प्रेस करके रखना है, याद रखिएगा, और आपको क्लिक एंड ड्रैग करना है। जिस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन में क्लिक एंड ड्रैग करके थ्रो करते हैं ना, उसी फॉर्म में इसमें भी हम क्लिक एंड ड्रैग करके थ्रो करेंगे। तो आप देखेंगे मेरे क्लिक छोड़ने के बाद भी हमारी जो इमेज है वो एक तरीके से स्लाइड होती जा रही है। यही होता है फ्लिक पैनिंग, जिसमें आप क्लिक एंड ड्रैग करते हैं एक फोर्स के साथ, तो आप देखेंगे कि आपकी जो इमेज है वो मूव होती जाती है। फ्लिक पैनिंग एक्चुअल में आपके प्रोसेसर के ऊपर लोड डालती है। तो जब तक आपका डॉक्यूमेंट छोटा सा है, ज़्यादा हैवी नहीं है, उस केस में आप फ्लिक पैनिंग ऑन रख सकते हैं। बट अगर आपका हार्डवेयर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोसेसर है वो इंटेल i5 या फिर AMD Ryzen 5, इन दोनों सीरीज़ के नीचे का कोई प्रोसेसर है, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप फ्लिक पैनिंग को ऑफ कर दें। एक बार दोबारा मैं प्रेफरेंसेस ओपन करता हूँ, Ctrl+K, टूल्स में जाते हैं, तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ मेरे केस में। ऑल्दो मेरा सिस्टम इसे हैंडल कर सकता है, बट स्टिल मेरी भी जो फाइल्स होती हैं कई बार काफ़ी हैवी हो जाती हैं, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं अपना फ्लिक पैनिंग ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ एक्सेसिव लोड डालती है हमारे प्रोसेसर। इसके बाद हमारे पास आता है एनिमेटेड जूम। जूम करते वक्त एक एनिमेशन टाइप का हमें दिखाई देता है, जो अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको जूम करते टाइम वो एनिमेशन फील होगा।
तो अगर आपको वो एनिमेशन नहीं चाहिए तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। अगेन ये भी आपके प्रोसेसर के ऊपर लोड डालता है, इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करता, मैं इसे भी ऑफ कर रहा हूँ। अब एक और ऑप्शन आता है हमारे पास, जूम विद स्क्रॉल व्हील। इसके केस में अगर आप स्क्रॉल व्हील से जब स्क्रॉल करेंगे तो सिंपली आपकी जो इमेज या आपका डॉक्यूमेंट ओपन होगा उसमें जूम इन या जूम आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। डिपेंड करता है कि आप स्क्रॉल कौन से डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फाइल हैंडलिंग में आते हैं। फाइल हैंडलिंग के अंदर यहाँ पे आपको ऑटो सेव में 10 मिनट्स दिख रहा होगा, इसको 10 की जगह 5 मिनट्स कर देंगे और बाकी जो ऑप्शंस हैं ये सारे ऑन हैं। स्पेशली जो लास्ट वन ऑप्शन है हमारा ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी इंफॉर्मेशन एवरी 5 मिनट्स, ये आपका ऑन होना चाहिए और यहाँ पे 5 मिनट्स हों तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट अब देखेंगे परफॉर्मेंस के अंदर आपकी जितनी भी रैम होगी, जैसे मेरे केस में 8 GB रैम है जिसमें से 7.3 GB अवेलेबल है, तो उसमें से आप एक सर्टेन आइडियल रेंज होगी जो आपकी रैम के अकॉर्डिंग आपका सॉफ्टवेयर आपको बताएगा। जैसे मेरे केस में यहाँ पे आप देखेंगे तो अराउंड 4 GB से 5 GB तक की रेंज है। ऑल्दो इस केस में आप इसको और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं मैनुअली, जैसे मैं यहाँ पे इसको अराउंड 75 तक रैम देना चाहता हूँ, 75% तक। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे परसेंटेज आ रही है और यहाँ पे आपका अमाउंट आता है MB में। ये याद रहे, इसको कभी भी 100% रैम मत दीजिएगा, क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं, उस केस में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसको भी रैम चाहिए होती है। अगर आप सारी रैम फोटोशॉप को दे देंगे तो आपका OS क्रैश कर सकता है, और उस केस में ऑब्वियसली अगर OS आपका क्रैश कर गया तो आपका सॉफ्टवेयर भी क्रैश कर जाएगा और आपकी फाइल हो सकता है रिकवर भी नहीं हो पाए। देन अगर आपके केस में कोई ग्राफिक कार्ड होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी, अपने आप टिक हो रखा होगा, इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्क्रैच डिस्क। स्क्रैच डिस्क के केस में सबसे पहले मैं आपको मेरे हार्डवेयर की सिचुएशन बता देता हूँ। मेरे हार्डवेयर में एक मेरी NVMe SSD है जिसके अंदर विंडोज़ इंस्टॉल है और दूसरी मेरी SATA हार्ड डिस्क है। आपके केस में हो सकता है आपके पास सिर्फ हार्ड डिस्क हो, या फिर हो सकता है आपके पास एक SATA SSD या NVMe SSD आपके केस में लगी हुई हो, या दोनों भी हो सकते हैं आपके केस में। तो इस केस में जो हमारी स्क्रैच डिस्क होगी, जो आप पीछे ये ऑप्शन देख रहे हैं स्क्रैच डिस्क का, इसको नॉर्मली आपको उस ड्राइव में रखना है जिसमें आपका फ्री स्पेस ज़्यादा है। जैसे मेरे केस में फ्री स्पेस D ड्राइव में ज़्यादा है, तो मैं इसको D ड्राइव में कर सकता हूँ। ऑल्दो यहाँ पे फ्री स्पेस है बट प्रेफरेंस होगी D ड्राइव। अब इन दोनों केसेस में डिफरेंस क्या आएगा? सबसे पहली चीज़, स्क्रैच डिस्क का काम होता है आपके फोटोशॉप में जो भी आपने एक्शंस परफॉर्म करें उन सब को टेम्पररी तरीके से सेव करना। तो आपकी जो टेम्पररी फाइल बनेगी वो कहाँ बनेगी ये डिसाइड होता है स्क्रैच डिस्क से। ऑल्दो अगर आपके पास भी SSD है और आप अपना स्क्रैच डिस्क SSD में रखेंगे, आपकी टेम्पररी फाइल आपकी SSD में बनेगी, जिसकी वजह से आपका जो फोटोशॉप की ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाएगी। लेकिन मेरे केस में जो मेरी टेम्पररी फाइल होती है वो बहुत हैवी हो जाती है काम करते करते, इसलिए मैं इसको हार्ड डिस्क में रखूँगा। थोड़ा सा परफॉर्मेंस इशू आएगा बट इट्स ओके, वो बियरेबल होगा मेरे लिए। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप आपके केस में चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, बट ये याद रखिएगा अगर आपकी C ड्राइव में 100 GB से ऊपर स्पेस एम्प्टी नहीं है तो कभी भी C ड्राइव को चूज़ मत करिएगा, क्योंकि फोटोशॉप की जो टेम्पररी फाइल होगी प्लस आपकी जो विंडोज़ होगी या आपका जो भी OS होगा, OS भी अपनी खुद की टेम्पररी फाइल्स क्रिएट करता है। और जैसे ही ये दोनों टेम्पररी फाइल्स का साइज़ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपकी वो हार्ड डिस्क फुल हो जाएगी, तो उस केस में आप अपनी फाइल को सेव नहीं कर पाएंगे और हो सकता है आपका फोटोशॉप क्रैश कर जाए। एंड परफॉर्मेंस के टैब में एक और चीज़ मिस हो गई थी। परफॉर्मेंस के टैब में आप देखेंगे हिस्ट्री स्टेट्स। अभी अगर आप बिगिनर हैं तो 50 आपके लिए बहुत है, बाकी टाइम के साथ आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैक्सिमम 1000 तक जा सकता है, जिसका मतलब है आप 1000 टाइम्स किसी भी फाइल में बैक एंड फोर्थ जा सकते हैं। बैक एंड फोर्थ मतलब हो गया आपका अंडू या रीडू आप कर सकते हो, पर ये ध्यान रहे 1000 बहुत ज़्यादा है। 1000 का मतलब हुआ कि आपकी जो टेम्पररी फाइल है वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ में बनेगी। इतने लार्ज साइज़ की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम सिंपली इसको जो डिफ़ॉल्ट था इसका 50 रहने दे सकते हैं।
या फिर मैं अपने केस में 30 प्रेफर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे 30 लिखूंगा। इसी फॉर्म में हमारा ट्रांसपेरेंसी गैमेट आता है, जहाँ पे आप देखेंगे ट्रांसपेरेंसी हमारे फोटोशॉप में जो रिप्रेजेंट होती है वो ग्रे और वाइट कलर से रिप्रेजेंट होती है। आप चाहें तो इसको डार्क कलर्स के साथ भी कर सकते हैं, एक डार्क होगा और एक लाइटर ग्रे होगा। ऑल्दो मैं इसको अभी फिलहाल लाइट ही रखता हूँ। गाइड्स, ग्रिड एंड स्लाइसेस में हमारा जो ग्रिड लाइन है वो अभी 2 सेंटीमीटर में हमें 4 डिवीजन दे रही है। ग्रिड लाइन डॉक्यूमेंट की ग्रिड्स होती हैं, दिखाने के लिए एक बार कैंसिल करते हैं इसे। सॉरी, कैंसिल नहीं करेंगे, ओके करेंगे, क्योंकि मैंने कुछ चेंजेस करे थे। दोबारा से मैं ये डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। ग्रिड हमारा व्यू मेन्यू के अंदर आता है, व्यू मेन्यू में जाएंगे, शो करेंगे और ग्रिड ओपन कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये हमारा ग्रिड है, एंड अगर मैं कंट्रोल R करता हूँ तो हमारा रूलर एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको हम चेंज करते हैं सेंटीमीटर में। तो अब आप देखेंगे हमारे 2 सेंटीमीटर के अंदर आपको 4 डिवीजन मिल रहे हैं, 4 बॉक्सेस मिल रहे हैं। तो यही 4 बॉक्सेस हमें कितना और किस तरीके से डिवाइड करने हैं, या हमें इससे ज़्यादा डिवीजन चाहिए, इसी के लिए हमारी वो सेटिंग्स थी प्रेफरेंसेस की। तो मैं इसको एक बार बंद करता हूँ, फिर से कंट्रोल के, गाइड्स, ग्रिड एंड स्लाइसेस में जो मैं प्रेफर करता हूँ वो करता हूँ 1 सेंटीमीटर के अंदर मुझे 10 डिवीजन्स पसंद है। ये मेरी प्रेफरेंस है, आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस में जो इम्पोर्टेंट प्रेफरेंसेस मैं पसंद करता हूँ वो इतनी ही थी। बाकी आप अपनी तरफ से भी एक बार रीड आउट कर सकते हैं इन सारे ऑप्शंस को, जो आपकी तरफ से आपको सुटेबल लगे आपके लिए, आप उसे भी अप्लाई कर सकते हो। और इस टॉपिक के साथ अंडरस्टैंडिंग एडोब फोटोशॉप जो मेरी वीडियो सीरीज है, इसका मॉड्यूल 1 इंट्रोडक्शन फिनिश हो चुका है। मैं इसको पूरा एक कोर्स की तरह लेके चल रहा हूँ, और अब हमारा दूसरा मॉड्यूल स्टार्ट होगा। दूसरे मॉड्यूल में मैं फोटोशॉप की बेसिक फंक्शनैलिटी और कुछ शॉर्टकट्स जो हम फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको डिस्कस करूँगा, उन्हें बताऊँगा। देन तीसरे मॉड्यूल से मैं टूल्स स्टार्ट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। बाय बाय।